जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के लेक्चर 36 में। और हम कवर कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने क्लाइमेटोलॉजी कवर किया, उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी कवर कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम लास्ट लेक्चर कवर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। तो टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक में हम और भी सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस या फिर जियोमॉर्फिकल प्रोसेस आपके होते हैं नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन। जिससे क्या होता है, जैसे अर्थ के सरफेस के मटेरियल पे या लैंड फॉर्म्स पे कोई चेंज देखने को मिलता है ड्यू टू फिजिकल प्रेशर्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन द प्लैनेट्स मटेरियल। ठीक है, अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो आपके कहाँ फंक्शन करते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे, है ना। इसमें हमने अर्थक्वेक और वॉल्केनो ऑलरेडी पढ़ लिया है, बाकी का जो पोर्शन है वो हमें नहीं पढ़ना। एक्सोजेनिक की बात करें तो एक्सोजेनिक फंक्शंस वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर फंक्शन करते हैं ना। इसमें हमारा वेदरिंग और उसके अलग अलग टाइप्स, इरोजन और अलग अलग इरोजन के जो एजेंट्स होते हैं प्लस जो टाइप्स होते हैं वो सब देखते हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में सबसे पहले आता है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन बेसिकली देखो होता है क्या है कि भाई आपके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे किए जाते हैं, मतलब हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एरिया का जो रिलीफ है या टोपोग्राफी है वो रिड्यूस हो जाती है। इन प्रोसेसेस को हम एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? इन प्रोसेसेस के अंदर वेदरिंग आ जाती है। वेदरिंग के अलग अलग टाइप्स लाइक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो गई। फिर इसके साथ साथ इरोजन आ जाता है। इरोजन के साथ साथ मास मूवमेंट भी आ जाता है, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्ट, इरोजन वगैरह, मतलब ये सारे के सारे आ जाते हैं जिसमें सॉइल्स और रॉक्स का ये सब प्रोसेस होता है। प्राइमरी जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं जिनकी वजह से एक्सोजेनिक एजेंट्स या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, उसमें होता है वाटर, एयर, आइस एंड, हाँ, एयर या विंड एक ही चीज हो गई। ठीक है, ये हमारे तीन प्राइमरी एजेंट्स होते हैं जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। अब इसी में टर्म आता है भाई डेन्यूडेशन, कि भाई डेन्यूडेशन बेसिकली क्या होता है ना। तो देखो डेन्यूडेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली ब्रॉड टर्म होती है जिसमें सारे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को डिस्क्राइब किया जाता है। चाहे उसमें इरोजन आ जाए, चाहे उसमें मास वेस्टिंग आ जाए, चाहे उसमें वेदरिंग आ जाए, चाहे उसमें डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, है ना। तो ओवरऑल हम एक्सोजेनिक प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा डेन्यूडेशन आ जाता है। अब डेन्यूडेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का क्या मतलब होता है? वेदरिंग आपकी अगर होती है फिजिकली, किस हिसाब से होती है फिजिकली? रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के बाद। जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है तब हमारी वेदरिंग अगर होती है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक प्रेशर रिलीज, है ना। रॉक्स के अंदर प्रेशर था वो रिलीज हो गया तो भाई चट्टान हमारी टूट गई। एब्रेजन हो गया भाई, उसकी घिसाई हो गई। ठीक है, या फिर एनिमल्स के एक्शंस की वजह से, या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की वजह से। कई बार क्या होता है, प्लांट्स वगैरह भी चट्टानों के बीच में उगाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। और केमिकल चेंजेस तो भाई फिर आ ही जाते हैं, लाइक वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर एसिड रेन भी होती है, वो भी कई बार क्या करती है, पत्थरों को घिस के रख देती है। ठीक है, अब वेदरिंग में सबसे बड़ा जो फिनोमेना या सबसे कोर कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि वेदरिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं होता। ठीक है, कैसा मोशन नहीं होता? यानी कि ये आपका एक इन सीटू प्रोसेस है। इन सीटू क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस। ये जहां पर होते हैं वहीं पर इन प्रोसेस होता है, ये किसी और जगह पर जाते नहीं है। ये ओरिजिनल प्लेस या फिर ऑन साइट वाला प्रोसेस है। ठीक है, वेदर्ड मटेरियल, यानी कि ये जो हमारा वेदर्ड हो जाता है, सॉइल वगैरह, रॉक वगैरह जब वेदर्ड हो जाती है तो जो वेदर्ड मटेरियल होता है फिर इसको दूर ले जाया जाता है इरोजन के प्रोसेस के जरिए।
अपनी ही जगह पर जो टूटना फूटना होता है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग को हम फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो देखो भाई, वेदरिंग को सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल वेदरिंग के अंदर। फिजिकल फिजिकल वेदरिंग का मतलब ये होता है रॉक्स का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, है ना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है भाई हमारी रॉक्स वगैरह का। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? ये आपका टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से भी हो सकता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो सकता है, एनिमल और प्लांट एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। सेकंड आ जाता है भाई इसमें टाइप केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिससे रॉक्स या सॉइल आपकी डिकम्पोज करती है केमिकली, लाइक एक्शन ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन रेन वाटर, जैसे कि एसिड रेन हो गई। एसिड रेन की वजह से भी वेदरिंग होती है। और फिर थर्ड हमारा आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है या उनका मूवमेंट होता है रॉक्स के अंदर, तो वो अपने साथ साथ फिजिकल और केमिकल डिटोरिएशन की पॉसिबिलिटीज भी लेके आती हैं। तो ये तीन हेड्स हो गए जिसमें हम वेदरिंग को पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेकंड इरोजन, है ना। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब अर्थन मटेरियल्स आर कैरिड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस। विंड हो गई भाई हमारा, वाटर हो गया, आइस है, ग्रेविटी है, ये कुछ हमारी नेचुरल फोर्सेस है। इन नेचुरल फोर्सेस की वजह से हमारे जमीन का जो मटेरियल है, अर्थन मटेरियल है, वो कैरी अवे, यानी कि एक जगह से दूसरी आगे जगह उसको ले जाया जाता है। इरोजन सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है वेदरिंग की वजह से, है ना। सबसे पहले हमारी वेदरिंग होती है, यानी कि जो चीज है, जो आपका पत्थर है, वो अपनी जगह पर टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और फिर उसके बाद अलग अलग चीजें जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है। जैसे अगर हम फ्लोइंग सरफेस वाटर की बात करें, है ना, फ्लोइंग सरफेस वाटर जो है, कोई भी टेरेन जो हमारा बनता है फॉर्म बाय द सरफेस फ्लो, उसको रिवर टेरेन बोलते हैं, है ना। रिवर के फ्लो की वजह से भाई हमारा रिवर टेरेन्स वगैरह बनते हैं, तो वो फ्लोइंग सरफेस वाटर की वजह से होता है ना। फिर उसके बाद विंड को अगर हम ले लेते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत सारे टेरेन्स का फॉर्मेशन होता है ड्राई और सेमी एरिड एरियाज में, जहां पर विंड डोमिनेट करती है ना। इन टेरेन्स को हम बोलते हैं एओलियन, यानी कि विंड के मूवमेंट की वजह से बने। फिर हमारे ग्लेशियर्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स यानी कि ये टेरेन आपके अल्पाइन ग्लेशियर्स, स्नो वाले जो ग्लेशियर्स होते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से बनते हैं। वेव्स यानी कि समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें भी भाई हमारे कॉन्टिनेंट की जो एजेस होती हैं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ से हमारा समुद्र स्टार्ट होता है, वहां पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। और फिर आते हैं भाई हमारे कास्ट लैंडफॉर्म्स। ये टेरेन्स आपके एक्शन, ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से बनते हैं कास्ट या फिर लाइमस्टोन एरियाज। तो इन्हीं लैंडफॉर्म्स को हम सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को, रिवर्स एंड रिलेटेड। फ्लूवियल का मतलब होता है जो रिवर्स या रिवर्स से रिलेटेड है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा इरोशन जो होता है वो होता है पानी की वजह से। अगर हम विंड को विंड के साथ कंपेयर करें, ग्रेविटी के साथ कंपेयर करें, ग्लेशियर के साथ कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा इरोजन देखने को मिलता है वाटर से। रनिंग वाटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट है जो लैंडफॉर्म्स को एक्टिवली चेंज करता है इरोजन और ट्रांसफर के दौरान, यानी कि सेडिमेंट्स को यहाँ से उठा के भाई नीचे की तरफ ले गए, यहाँ सबमिट कर दिया, तो भाई अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब अगर आप किसी भी रिवर सिस्टम को देखोगे तो रिवर सिस्टम में अलग अलग जोन्स दिखाई देते हैं। लाइक सबसे पहला जोन आपका हेडक्वार्टर्स होता है, इसको हम जनरली कलेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा जोन होता है ट्रांसफर जोन, यानी कि ट्रांसपोर्ट जोन, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और तीसरा होता है डिपोजिशनल जोन, इसको डिपोजिशनल या फिर डिस्पर्सिंग सिस्टम कहा जाता है। ओवरऑल अगर हम एक दूसरा कैटेगराइज देखेंगे तो दूसरे कैटेगराइजेशन के हिसाब से ये भाई हमारा रिवर का अपर कोर्स हो जाता है ना। जब रिवर आपकी माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, स्लोप काफी हाई होता है, बहुत शोर और टर्बुलेंस और वेलोसिटी लेके आती है। फिर आपका मिडिल कोर्स आता है, यहाँ पर जो स्लोप है रिवर का वो थोड़ा सा डिसेंड हो जाता है ना, काफी हद तक। और फिर सबसे लास्ट में आता है लोअर कोर्स। लोअर कोर्स आपका वो एरिया होता है जहाँ पर रिवर जनरली क्या करती है, समुद्र के साथ में जाके मिल जाती है। तीनों पॉइंट्स पे आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो रिवर से रिलेटेड होते हैं। वैसे सबसे पहले हम लैंडफॉर्म देखते हैं स्ट्रीम्स के किस कोर्स में, अपर कोर्स में।
ठीक है, यहाँ पर आपको इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आपको एक सर्टेन टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है एंड देन आपसे पूछा जाता है कि भाई ये लैंडफॉर्म किस चीज को बिलोंग करता है, ये रिवर को बिलोंग करता है, कास्ट को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम यानी कि रिवर के अपर कोर्स के लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। हमारा यहाँ आ जाता है गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब डीप और नैरो सेक्शन होता है भाई रिवर वैली का, जिसके आसपास वर्टिकल पहाड़ या फिर वर्टिकल रॉक वॉल्स बनी रहती हैं, है ना। नदी कई सालों पहले यहाँ से चीर के निकली होती है, तो भाई यहाँ पर रास्ता बन जाता है। उसके बाद रैपिड्स आ जाते हैं। आप में से कई लोग मेरे ख्याल से वहाँ गए होंगे, ऋषिकेश वगैरह गए होंगे, है ना, तो वहाँ राफ्टिंग वगैरह की होगी। तो ये स्टीप सेक्शन होता है रिवर चैनल का, जहाँ पर रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस के साथ में हाई रहती है। ये हमारे रैपिड्स होते हैं। और ये होते हैं वाटरफॉल्स यानी कि झरने, है ना। बड़ी पहाड़ी से, बड़ी हाइट से पानी नीचे की तरफ गिरता है और नीचे टकरा के कई बार ऐसे गड्ढे टाइप के भी बना देता है। इस गड्ढे को जनरली प्लंज कहा जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं रिवर टेरेसेस पे। ये होते हैं रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेस यानी कि रिवर की छत। इसमें क्या होता है भाई कि मान लीजिए हमारी जो रिवर है किसी फ्लैट एरिया से बह रही थी, यानी कि रिवर जो है आपकी इस पॉइंट से ऐसे बह रही थी, है ना। अब जब इस पॉइंट से बह रही थी तो रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट भी लेके आती है। ये सेडिमेंट क्या होता है कि भाई जब रिवर में फ्लड आता है तो इस पूरे एरिया में जम जाता है ना। इस पूरे एरिया में रिवर ने अपना सेडिमेंट जमा कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पर एक ऐसा स्लोप सा बन गया और अब रिवर का फ्लो इधर से जा रहा है। और ये जो एरिया है, अब ये वाला नया एरिया है जहाँ पर रिवर का जो सेडिमेंट है वो जमता है, यानी कि ये नया वाला फ्लड प्लेन है। अब अगर फ्लड आएगा तो इस एरिया में पानी भरेगा और सेडिमेंट भी भरेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये भाई हमारे रिवर टेरेसेस बनते हैं। यहाँ स्लोप आ गया, ऊपर ये रिवर टेरेसेस हो गए, ये भी आपके अपर कोर्स में बनते हैं। फिर आता है, उसके बाद आता है एलुवियल फेन। एलुवियल फैन, एलुवियल फेन इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि रिवर जनरली ऐसे दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है और निकलने के साथ साथ पानी भी फैलाती है और सेडिमेंट भी जो है वो चारों तरफ इस तरीके से पंखे के आकार में फैला देती है ना। तो भाई यहाँ से रिवर आपकी एक नैरो वैली से निकली और ब्रॉड प्लेस में या ब्रॉड वैली में इस तरीके से जाके फैल गई, तो आपका पंखा जैसा बना दिया, इसको बोला जाता है एलुवियल फैन। फिर उसके बाद अपर कोर्सेज के ये मेजर थे। अब हमारे आते हैं मिडिल कोर्सेज के, है ना, कि भाई मिडिल कोर्स में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं। मिडिल कोर्स में सबसे पहले आपके बनते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का क्या मतलब होता है? फ्लड प्लेन का सिंपल सा मतलब है भाई, ये हमारी नदी बह रही है ना। अब अगर मान लीजिए ज्यादा बारिश आ गई या फिर कोई दूसरा फिनोमेना हो गया जिसकी वजह से रिवर क्या कर रही है, रिवर अपने अंदर पानी को नहीं समा पा रही है और वो पानी बाहर की तरफ फैलेगा। वो पानी बाहर की तरफ कहाँ जाएगा? इन लो लाइंग एरियाज में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरियाज रिवर से सटे हुए हैं और पानी की कैपेसिटी अगर रिवर होल्ड नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है भाई ये आपके बाहर की तरफ पानी जाएगा, यानी कि ये होते हैं हमारे फ्लैट एल्यूवियल लैंडफॉल। ठीक है, यहाँ पर भाई हमारी फ्लडिंग जनरली होती रहती है ना। ये भाई रिवर है हमारी, रिवर के आसपास वाले इलाके जहाँ पर रिवर का पानी भर जाता है बाढ़ के दौरान, ये फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और फीचर आता है जिसको कहा जाता है लीवीज। लीवीज क्या होती है? ब्रॉड लॉन्ग क्रेस्टेड रिच होती है, जो एक स्ट्रीम और फ्लड प्लेन के बीच में होती है। अगर मान लीजिए ये आपका रिवर है, इसके बीच में ऐसे भाई रिजेस हमने बना दिए, थोड़े ऊपर ऊपर करके बना दिए। जनरली इनको इम्पैक्टमेंट भी कहा जाता है, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो इनको तटबंध भी कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि भाई रिवर का पानी जब ज्यादा हो रहा है तो उनको लो लाइंग फ्लड प्लेन से पहुंचने से रोकना। जितनी देर हो जाए उतनी देर तक पानी को रोकना, ताकि वहां पर जो फ्लड वाला एरिया है वहां पर एवेक्यूएशन वगैरह किया जा सके। तो इनको लीवीज भी कहा जाता है। ठीक है, फर्दर हमारे आते हैं मिएंडर्स। मिएंडर्स में आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, मिडिल कोर्स में जब आपकी रिवर एक ऐसा लूपिंग बैंड बनाती है ना, इस तरीके से सांप की तरफ फ्लो करती है, तो उसको मिएंडर्स कहा जाता है। इसी में एक और फीचर आता है जिसको कहा जाता है ऑक्स बो लेक। ऑक्स बो लेक क्या था भाई? रिवर का फ्लो भाई हमारा कुछ ऐसा जा रहा था, पहले ऐसा ऐसा जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आपका फ्लो कट ऑफ हो गया, रिवर का नया फ्लो यहाँ से जाने लगा। तो भाई ये कुछ इस तरीके का एक ऑक्स के वो में के शेप में एक लेक बन जाता है, जो धीरे धीरे आपके दलदल वाले इलाके में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप छोटे छोटे आपको ऑक्सबो लिंक्स दिख रहे हैं ना, इन पे कभी रिवर का फ्लो जाया करता था, लेकिन अब कट ऑफ हो चुका है, तो अब यहाँ पर दलदल वाला इलाका बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया भाई मिडिल लैंड फॉर्म्स।
फिर उसके बाद आते हैं भाई हमारे लोअर कोर्स के, कि भाई लोअर कोर्स में कौन कौन से बनते हैं। तो देखो लोअर कोर्स में आपके सबसे पहले आते हैं ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल यानी कि भाई बाल जैसे लहराते हैं ना, खुले हुए बड़े बड़े बाल, है ना। यहाँ पर क्या है कि रिवर की जो फ्लो है वो इंटरलेस्ड ब्रांचेस में आपका डिवाइड हो चुका है। अलग अलग जो ब्रांचेस हैं ऐसे 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 उनमें डिवाइड हो चुका है। पहले एक पॉइंट था, फिर ये डिवाइड हो गया, अब आगे भी जाके ये सब एक जैसे कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रिवर ने बहुत सारा सेडिमेंट जमा करके रखा है ना। लोअर कोर्स में आ चुकी है, सेडिमेंट भाई यहाँ पर जमा हो रहा है उसका, तो सेडिमेंट जमा होगा तो पानी का फ्लो जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर आपके डेल्टा फॉर्मेशन होता है। डेल्टा आप कितना फॉर्मेट बनते हैं, जब आपकी रिवर क्या कर रही है, डायरेक्ट समुद्र के साथ मिक्स हो रही है। यहाँ पर अगेन रिवर ने बहुत सारा सेडिमेंट लेके आया हुआ है जो वो इसके किनारों पर जमा कर रही है। और फिर एस्चुरीज होती हैं। एस्चुरीज भी मैंने आपको बताया है, एस्चुरी आपका एक सेमी ओपन एरिया होता है जहां पर सी वाटर और आपका फ्रेश वाटर जो है उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। ये थे हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, यानी कि रिवर से रिलेटेड सारे के सारे लैंडफॉर्म। आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रेडेड चैनल्स कौन से लैंडफॉर्म को बिलोंग करते हैं, भाई फ्लूवियल लैंडफॉर्म को बिलोंग करते हैं, रिवर के लैंडफॉर्म को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर फ्लूवियल में भी पूछा जाए कि अपर मिडिल या लोअर में से किसको करते हैं, तो आपको जवाब पता होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट आता है ग्लेशियर लैंडफॉर्म, यानी कि ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स ह्यूज आइस के मासेस होते हैं जो अपने विंड में ही मूव करते हैं, यूजुअली स्नो कवर्ड एरियाज में देखे जाते हैं। ग्लेशियर कब अकर होता है? ग्लेशियर तब अकर होता है जब स्नो का एक्यूमुलेशन एक्सीड कर देता है एब्लेशन को, है ना, यानी कि मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन। जो आपकी स्नो है वो ज्यादा इकट्ठी हो रही है लेकिन वो उतनी जल्दी पिघल नहीं पा रही है। तो भाई ये आपका सदियों तक चलने वाला प्रोसेस है जिससे हमारे ग्लेशियर्स बनते हैं। ग्रेविटी की वजह से ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है। पानी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ग्लेशियर्स बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, मतलब कि ग्लेशियर पेस में मूव करते हैं। इनका जो डेली मूवमेंट है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके फ्यू मीटर्स या फिर उससे भी कम हो सकता है। अब यहाँ पर हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि ग्लेशियर के इरोजन की वजह से किस तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ग्लेशियर के आपके मूवमेंट की वजह से एरिड्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि ये जो दो पहाड़ियां हैं उसके बीच की ये जो लाइनिंग है ये बन जाती है। हॉर्न यानी कि इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियों की जो पीक है ना। हैंगिंग वैली यानी कि ये आपकी पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसके बाद ऐसी नैरो वैली आ जाती है, इसको हैंगिंग वैली कहा जाता है। टार्न यानी कि पहाड़ के बीच में ही यहाँ से ग्लेशियर आपका मेल्ट हो गया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नो या पानी बचा हुआ है। इन लेक्स को, ये आपके लेक्स होते हैं, इनको टार्न कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लेक्स भी आ जाते हैं, सर्क्स आ जाते हैं भाई। जब हमारे बीच में ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, इन गड्ढों पे पहले आपकी स्नो हुआ करती थी लेकिन अब ये सूख गए हैं, तो इनको सर्क कहा जाता है। बीच में ये मैंने आपको बताया भाई, ये आ जाता है भाई हमारा ग्लेशियल ट्रफ। ये तो थी हैंगिंग वैलीज, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपकी नीचे वाली वैली है इसको ग्लेशियल ट्रफ कहा जाता है। वंस अगेन लेट बी रिमाइंड यू कि भाई इनको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको नाम याद रखनी है, क्योंकि आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई हैंगिंग वैली फीचर वही है वो किसको बिलोंग करता है, ग्लेशियर को बिलोंग करता है, कास्ट को बिलोंग करता है, मेरीन को बिलोंग करता है, या फिर रिवर को बिलोंग करता है ना। सिमिलरली इसमें दूसरे आ जाते हैं डिपोजिशनल, यानी कि ग्लेशियर के डिपोजिशन की वजह से कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो इसकी वजह से ड्रमलिन फील्ड्स बनती हैं, ठीक है, मोराइंस बनते हैं, एस्कर्स बनते हैं, आउटवाश प्लेन्स बनते हैं, कैटल लेक्स बनते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ कार्न्स बनते हैं। ठीक है, ये सब आपके फीचर्स अलग अलग होते हैं। इसमें और आते हैं, इसमें सेंडूर भी आता है, सेंडूर टिल हो गया, सेंडूर हो गया, टिल हो गया। ये सब आपके क्या है, अलग अलग फीचर्स होते हैं जो ग्लेशियर्स से बनते हैं। फिर आता है एओलियन लैंडफॉर्म्स। एओलियन लैंडफॉर्म से हमें पता चल रहा है ये विंड से रिलेटेड है, यानी कि विंड की इरोजनल और डिपोजिशनल एक्शन से जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम एओलियन की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हमारे इनको हम विंड बॉर्न भी कहते हैं, इनको हम विंड ब्लोन भी कहते हैं, और इनको हम विंड डिपॉजिटेड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब विंड के द्वारा जो इरोजन होता है उसमें तीन हमारे प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से प्रोसेस आते हैं भाई? सबसे पहला हमारा प्रोसेस आता है, उसको हम कहते हैं एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होता है? एट्रीशन में सिंपल सी बात होती है कि भाई हमारे सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको कौन लेके जा रहा है?
उनको विंड उड़ा के ले जा रही है, और उसके बाद एक फ्रिक्शन का प्रोसेस हो जाता है उनके खुद के बीच में। एक सैंड का पार्टिकल्स दूसरे सैंड के पार्टिकल तीसरे सैंड के पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। इनके टकराने की वजह से क्या होता है, पहले इनका साइज जहां बड़ा था, अब इनका साइज जो है वो छोटा हो चुका है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीशन। आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकरा के मूव करते करते हवा में ही टकरा रहे हैं ना, हवा में जा रहे हैं, इससे टकराया, इसका इससे टकराना हुआ, इसका इससे टकराना हुआ, और फिर इनका जो शेप है, साइज है, वो छोटा हो गया। इसको एट्रिशन कहा जाता है। दूसरा आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन में बेसिकली क्या होता है, पिकिंग अप एंड ब्लोइंग अवे लूज आइटम्स लाइक डर्ट एंड रॉक फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द ग्राउंड बाय हाई स्पीड विंड्स। सिंपली हमारी ग्राउंड पे लूज मिट्टी पड़ी हुई है, डर्ट पड़ी हुई है, रॉक के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, फ्रैगमेंट्स पड़े हुए हैं, तेज हवा आ रही है और उनको उठा के ले जा रही है, उनको बहा के ले जा रही है। तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया हमारा थोड़ा खाली सा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो टॉप लेयर होती है वो हट जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और फिर उसके बाद में थर्ड प्रोसेस आता है जिसको कहा जाता है एब्रेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग डाउन बाय फ्रिक्शन एज बाय विंड बॉर्न सैंड। इसमें वही जो हमारा विंड बॉर्न सैंड होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हाई स्पीड जो विंड्स होती हैं वो सॉइल और रॉक पार्टिकल्स को कैरी करके ले जा रही होती है ना। इसके साथ साथ छोटी छोटी स्मॉल रॉक्स हैं, डेब्रिस वगैरह है, उनको भी ले जा रही होती हैं। तो बेसिकली इनको कहा जाता है विंड टूल्स। ये जो पार्टिकल्स है आपकी, ये विंड टूल्स की तरह काम करते हैं। और ये विंड क्या करती है, रॉक सरफेसेस को सैंड ब्लास्ट करती है, उन पे जाके टकराती है, और उन रॉक सरफेसेस पे क्या करती है, ऐसे सैंड के पार्टिकल्स और रॉक के पार्टिकल्स फेंक के मारती है, सैंड ब्लास्ट करती है। तो ये जो डेब्रिस है, ये आपका सैंड पेपर की तरह एक्ट करता है, ये आपके बड़ी बड़ी रॉक्स को घिस देता है ना। ये इरोजन करता है, फ्रिक्शन करता है एडजेसेंट रॉक्स में, कौन से प्रोसेस के जरिए, जिसको कहा जाता है एब्रेशन। ठीक है। तो भाई एवलिन लैंडफॉर्म्स भाई हमारे कौन कौन से बनते हैं, है ना। अब देखो एवलिन में अगेन हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, जो इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमारे आ जाते हैं टेमिसॉइल, ठीक है, डेजर्ट पेवमेंट्स आ जाते हैं, बाउल्स एंड केव्स आ जाती हैं, ठीक है, ट्राइकाइंटर आ जाते हैं, ठीक है, ट्राइकाइंटर के साथ साथ हमारे इंसेल बॉल्स आ जाते हैं, ठीक है, वेंटीफैक्ट्स वेंटीफैक्ट्स आ जाते हैं, विंड ब्रिजेस आ जाते हैं, यार्डेंग, इनको यार्डेंग कहा जाता है, यानी कि रॉक मशरूम्स टाइप का शेप होता है, ये आ जाते हैं, ठीक है, जियोगेंस आ जाते हैं। ये आपकी अलग अलग मतलब फीचर्स होते हैं, वो सारे इरोजनल्स के अंदर आते हैं। और फिर यही अगर हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करें, जो यानी कि विंड के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे आ जाते हैं बरखान। बरखान में क्या होता है, बरखान में आपके ऐसे चंद्रमा के आकार के सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, क्योंकि हवा आपकी इस तरफ चल रही होती है। सैंड ड्यून्स नॉर्मल हमारे जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो बन जाते हैं, बहाता जो होते हैं वो बन जाते हैं। इसके साथ साथ लॉइस बन जाते हैं, यानी कि बड़ा सा लैंडफॉर्म है, यहाँ से मिट्टी पूरी चढ़ रही है। पीटमैन जो होता है वो बन जाता है। इसके साथ साथ रिपल, ठीक है, सैंड सीज वगैरह, ये सब फॉर्मेशन आपको एलियन लैंडफॉर्म्स में देखने को मिलती है। थर्ड आता है कास्ट लैंडफॉर्म। कास्ट लैंडफॉर्म यानी कि ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से बनने वाले, ठीक है। ये जनरली क्या करते हैं, ये क्रैक्स में, रॉक्स की क्रैक्स में घुस जाते हैं, और वहां पर स्लोली मूव करते हैं और नीचे नीचे चले जाते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो जो भी लैंडफॉर्म्स हमारे ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से बनते हैं, उनको कहा जाता है कास्ट लैंडफॉर्म, ठीक है। कास्ट लैंडफॉर्म में भी अगेन हमारे सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स आते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर के इरोजन की वजह से जो बनते हैं। ग्राउंड वाटर की इरोजन की वजह से भाई हमारे केव बन जाते हैं, ठीक है, हमारे एवेन बन जाते हैं, सिंक होल्स बन जाते हैं, कैरन्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, एवेन बनते हैं, आर्क वगैरह बनते हैं, ये अलग अलग फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे आते हैं भाई हमारे डिपोजिशनल। अब डिपोजिशनल में देखा जाए तो भाई डिपोजिशनल में भाई हमारे आ जाते हैं स्टेलासाइट, ठीक है। स्टेलासाइट क्या होते हैं भाई, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इनको कहा जाता है स्टेलासाइट। और दूसरे होते हैं स्टेलगमाइट, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फिर जब ये दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं केव पिलर्स, ठीक है। और जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इनको कहा जाता है ड्रिप कर्टेन्स।
ये भाई हमारे कास्ट लैंडफॉर्म्स है जो डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोस्टल लैंडफॉर्म। तो देखो अगेन जो मॉर्फोलॉजिकल एजेंट्स में देखा जाए तो सी वेव्स और उसके साथ साथ जो करंट्स है ना, ये क्या करते हैं, मरीन फीचर्स में इरोजन लेके आते हैं, सिग्निफिकेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स बना के रख देते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म हमारे बनते हैं कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द वेव्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, करंट्स की वजह से। वेव्स और करंट्स क्या करती हैं, वेव्स और करंट सेडिमेंट को हटा के रख देती हैं क्लिफ्स से, शोर लाइन से, और उनको बीचेस तक लेके आ जाती है। तो भाई इसमें भाई हमारे सबसे पहले जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आर्क आ जाता है, ठीक है, इसमें क्लिफ आ जाती है भाई, ये ऊंची सी चोटी वगैरह होती है, ठीक। उसके साथ साथ भाई हमारा बीच, बीच तो भाई आप सब लोग जानते ही हैं, बीच आ जाता है, ठीक है। ऐसी सी केव्स जो होती हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसे वेव कट प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि यहाँ पर चट्टान को वेव ने अपने एक्शन से कट कर दिया है, ऐसे चेस्ट जो है वो भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में इनमें डिपोजिशनल कौन से होते हैं, कोस्टल में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमारे बीचेस भी आ जाते हैं, कोस्टल लगून्स आ जाते हैं, यानी कि ये सी वाटर से कट ऑफ हो चुके हैं। ऐसे सैंड ड्यून्स भी आ जाते हैं, सैंड स्पिट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सेडिमेंट काफी जमा हुआ है। ऑफशोर सैंड बार आ जाता है, टोम्बोलो आ जाता है, और पार्स वगैरह, सैंड स्पिट, बीचेस वगैरह, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। नाम भाई याद रखना है इनके। तो ये था भाई हमारे जितने भी ज्योमेट्रिकल अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इनसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन में, इन डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस आपसे बेसिक पूछा जाता है कि भाई कौन सी टर्मिनोलॉजी किसको बिलोंग करती है, वो याद रखना जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना इसके लिए जरूरी है। अब हम दो तीन फीचर्स और हैं, उन पे बात करेंगे, फिर हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे भाई सबसे पहले हमारे माउंटेन्स आते हैं, है ना। माउंटेन्स तो भाई सब जानते हैं, पर्वत। माउंटेन्स में एक टर्म आता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं भाई, फोल्ड माउंटेन्स आपके बनते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, है ना, जिसकी वजह से सबडक्शन और फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। मैंने हमको बताया था, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, अब थ्रस्ट होता है, और भाई हमारे माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं। कौन कौन से माउंटेन्स इसकी कैटेगरी में आते हैं भाई, इसकी कैटेगरी में हिमालयस आ जाते हैं, हिमालय, रॉकीज, रॉकीज के साथ साथ एंडीज हैं वो भी आ जाता है, आल्प्स, ठीक है, बाल्कन माउंटेन्स, जुरा, जैग्रोस, ये कुछ माउंटेन्स हैं, ये आपके फोल्ड के एग्जांपल में आते हैं। अब फोल्ड में भी दो भाई पार्ट होते हैं, यानी कि एक तो होते हैं यंग फोल्ड, है ना, और एक होते हैं ओल्ड फोल्ड। यंग फोल्ड कब आते हैं, यंग फोल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में एग्जिस्टेंस में आए हैं। इसमें भाई हमारे एग्जांपल, सबसे रिसेंट एग्जांपल आता है हिमालय। और ओल्ड फोल्ड की बात करें तो ये प्री कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने से पहले ही एग्जिस्ट कर रहे थे। इसमें आ जाता भाई हमारे पेनाइन्स, ये कहाँ के हैं, ये यूरोप के हैं। इसके साथ साथ एपेलेशियंस आ जाते हैं, ये आ जाते हैं यूएस के। और फिर इंडिया के आ जाते हैं अरावलीज। अरावली भी फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, बट ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं भाई हम ब्लॉक माउंटेन्स की तरफ। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आपके तब फॉर्म होते हैं जब कोई भी आपका फॉल्ट जो ब्लॉक है, जो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉल्ट ब्लॉक है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है या फिर थोड़ा टिल्टेड होता है। इसके एग्जांपल्स में देखा जाए तो इंडिया की विंध्य रेंज आ जाती है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज भी आ जाती है, वॉस्जेस आ जाते हैं फ्रांस के, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है, और सियारा नेवादा अगेन यूएसए की। इसके साथ साथ एक और आ जाता है राइला रोडोक माउंटेन रेंज, ये भी आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स नाम से पता चल रहा है माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि वॉल्केनिक बिल्डअप या वॉल्केनिक डेब्रिस की वजह से बनते हैं, ज्वालामुखी की वजह से बनने वाले माउंटेन्स को वॉल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। जैसे कि माउंट मौना लोआ, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है भाई हवाई में, ठीक है। माउंट पोपा, ये आता है म्यांमार में। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाया गया, दिस इज फ्यूजियामा ऑफ जापान। नेक्स्ट फिर आते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स के
जो रेमेनेंट्स होते हैं, है ना, रिमेन्स होते हैं हिस्टोरिक फोल्ड माउंटेन्स की, जिनके ऊपर हैवी डेन्यूडेशन हो रहा है, जिन पे हैवी डेन्यूडेशन हो रहा है, वेदरिंग, इरोजन वगैरह सब कुछ हो रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। तो रेसिडुअल माउंटेन्स आपके जनरली कई बार प्लेट्यूज भी बना लेते हैं, ये प्लेट्यूज भी बना लेते हैं ना, इनमें छोटे छोटे हिल्स और वैलीज वगैरह भी बन जाती हैं। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिया में इसमें आ जाते हैं नीलगिरी, नीलगिरी के साथ साथ पालकोंडा, पार्सनाथ, राजमहल हिल्स, ठीक है। इसके साथ साथ आपके अरावली जो है, अरावलीज को भी हम जो है इस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि कई सारी कैटेगरी हमारी जो है वो ओवरलैप भी होती है। अरावलीज, बिंद, सतपुड़ा, ये सब आपके रेलिक्ट माउंटेन या फिर रेसिडियल माउंटेन्स के भी पार्ट होते हैं। तो ये कुछ हमारी कैटेगरीज होती है माउंटेन्स की। इसके बाद आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब क्या? प्लेट्यू का मतलब एक रेस्ड, ये थोड़ा उठा हुआ आपका फ्लैट एरिया ऑफ लैंड है, यानी कि फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है जो सराउंडिंग एरिया से, सराउंडिंग टेरेन से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। प्लेट्यूज की जो हाइट है वो फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक हो सकती है। प्लेट्यूज सिमिलर रहते हैं माउंटेन्स के, लेकिन प्लेट्यूज जो रहते हैं ये काफी लंबे एरिया में फैले होते हैं और फ्लैट होते हैं, जबकि माउंटेन्स फ्लैट नहीं होते। प्लेट्यूज को भी हम यंग या फिर एंशियंट की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब प्लेट्यूज जो है भाई आपके हाईली वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, ये आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह मिल जाएंगे। सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो है तिब्बतन प्लेट्यू, है ना, इसकी हाइट 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, मीन सी लेवल। अब प्लेट्यूज के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आ जा रहा है टेक्टोनिक प्लेट्यू। नाम से पता चल रहा है भाई, टेक्टोनिक प्लेट्यू मतलब टेक्टोनिक जो प्लेट्स थी उनके मूवमेंट की वजह से जो भाई हमारे प्लेट्यूज बनते हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और प्लेट्यू आ जाता है टेक्टोनिक में, उसको हम बोलते हैं इंटर माउंटेन। इंटर माउंटेन प्लेट्यू कैसे होते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू आपके वो प्लेट्यू होते हैं जिनको माउंटेन रेंजेस ने इंसर्कल किया होता है ना, जिनको जो माउंटेन रेंजेस मान लीजिए उन माउंटेन रेंजेस ने उनको इंसर्कल किया हुआ है। तिब्बतन प्लेट्यू और उसके साथ साथ में भाई आता है हमारा मंगोलियन प्लेट्यू, ये एशिया के दो इंटर माउंटेन प्लेट्यू हैं। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल आ जाता है, वो आ जाता है बोलिवियन प्लेट्यू, ये भी इंटर माउंटेन और टेक्टोनिक प्लेट्यू का एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड आता है वॉल्केनिक। वॉल्केनिक प्लेट्यू, नाम से पता चल रहा है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो प्लेट्यू क्रिएट होते हैं उनको वॉल्केनिक प्लेट्यू कहा जाता है। ऐसे प्लेट्यूज में अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो भाई एक तो हमारा आ जाता है कोलंबिया प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, और दूसरा आ जाते हैं डेक्कन ट्रैप्स, हमारे इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू के, ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप्स। फिर थर्ड आता है पीडमोंट। पीडमोंट प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज होते हैं जो किसी माउंटेन रेंज के फुट पर लोकेटेड होते हैं, और उनके बॉर्डर पे क्या होता है, एक साइड पे प्लेन होता है या फिर एक साइड पे सी या फिर ओशन पाया जाता है, ठीक है। इनको हम प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन भी कहते हैं। प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके हाई लेवल क्या बोलते हैं, हाई माउंटेन्स के द्वारा बने थे, यानी कि पहले हमारे कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जब वो टूट गए, वो फूट गए, वो आपके माउंटेन के फुट के लेवल तक आ रहे हैं, है ना, इरोजन की वजह से, वो काफी सदियों सालों से उनके ऊपर पानी, हवा या जो भी है उसकी वजह से उनकी हाइट कम हो गई है, तो उनको अब कहा जाता है पीडमोंट। पीडमोंट प्लेट्यूज में आपका मालवा प्लेट्यू की बहुत सारी जगह है वो आ जाता। फिर उसके बाद आते हैं डाइसेक्टेड। अगेन नाम से ही पता चल रहा है भाई, डाइसेक्टेड यानी कि काटे हुए, छांटे हुए। तो मतलब जो जगह आपकी जो पहले माउंटेन्स के लेवल पे हुआ करती थी, लेकिन अब वो माउंटेन के लोअर लेवल पे आ चुकी हैं इरोजन की वजह से, लेकिन ये थोड़े ज्यादा कटे फिटे रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा आ जाता है स्कॉटिश हाईलैंड। ये थे भाई प्लेट्यूज के टाइप। इसके बाद आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है लो लाइंग फ्लैट लैंड सरफेस, जिनके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब प्लेन्स की बात करते हैं तो भाई प्लेन्स में अलग अलग कैटेगरी आती है। लाइक सबसे पहले आते हैं हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन्स। स्ट्रक्चरल प्लेन्स कैसे बनते हैं? स्ट्रक्चरल प्लेन्स बनते हैं सी फ्लोर जब हमारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि सी फ्लोर के
अपलिफ्टमेंट की वजह से जो प्लेन्स बनते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल प्लेन्स। इसमें एग्जांपल आ जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस। दूसरे आ जाते हैं इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स कब होते हैं भाई? जब हमारा कोई एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ जो इलाका होता है ना, उस पे इरोजन की वजह से ये जो इलाका है आपका अब ऐसा नॉर्मल प्लेन की तरफ हो चुका है। ये पूरा का पूरा ऊपर का एरिया जो है वो इरोजन की वजह से उड़ गया। इसमें कौन सा आ जाता है? इसमें नॉर्थ कनाडा के जो प्लेन्स है वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं डिपोजिशनल। डिपोजिशनल प्लेस में कौन से आते हैं? अब देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा गड्ढा था, है ना। इस गड्ढे में भाई हमारा नदी जो है वो डिपॉजिट करती गई, डिपॉजिट करती गई, डिपॉजिट करती गई, और उसने इस एरिया को पूरा प्लेन वाला एरिया बना दिया। यानी कि सेडिमेंट्स को फिलअप किया गया है डिप्रेशंस में अलोंग द फुट हिल्स, और ठीक है, लेक्स या सीज के द्वारा। तो भाई इसको बेसिकली कहा जाता है डिपोजिशनल, और इसमें हमारे आ जाते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो ये थे प्लेन्स। अब इसी में लास्ट आते हैं आइलैंड्स। तो भाई पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, भाई ये हमारा लैंड का पीस है, चारों तरफ पानी है, इसको आइलैंड कहा जाता है। जब आपके ज्योग्राफिकली रिलेटेड आइलैंड्स एक साथ ग्रुप बनाते हैं तो उनको कहा जाता है आर्कीपेलागो। अब इसमें भाई सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या? कॉन्टिनेंटल आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आते हैं। भाई देखो, ये हमारा लैंड है, यहाँ पर बीच पड़ जाता है, ये आपका लैंड है लेकिन ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, यहाँ से एब्सिल प्लेन स्टार्ट हो जाता है, ये अगेन हमारा समुद्र चल रहा है। कॉन्टिनेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन ये कम गहराई वाली जगह जो होती है कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई रहती है ना। यहाँ पर जो हमारे क्या नाम है आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, इनको कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर पानी की गहराई होती है कम। कौन कौन से एग्जाम्पल में आ जाते हैं? एक तो आ जाता है ग्रीनलैंड और दूसरा आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन। फिर वॉल्केनिक, तो भाई अगेन नाम से ही भाई पता चल जाता है ना, जब वॉल्केनोस जो ओशन के अंदर डीप होते हैं, है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो भाई हमारे वॉल्केनिक आइलैंड बन जाते हैं। फिर आते हैं कोरल। कोरल में क्या होता है कि भाई आपकी शैलो बॉडी ऑफ वाटर या लेगून्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, कोरल्स का यूज करके या फिर लैंड का यूज करके क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये तो हो गए आइलैंड्स के टाइप। ठीक है, अच्छा नहीं, हाँ ये दो और है, तीन और है सॉरी। इसमें आता है एल्यूवियल भी आता है। ठीक है, एल्यूवियल में क्या होता है भाई कि जब रिवर आपकी ऊपर से आती है, फ्लो होके आती है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, तो समुद्र में डिपॉजिट होने से पहले या समुद्र में डिपॉजिट होने के बाद में क्या करती है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स बना देती है ना। तो ये आपके एल्यूवियल के डिपॉजिट की वजह से बनते हैं, जिसमें हमारा एक एग्जांपल आ जाता है न्यूर ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर नेक्स्ट आ जाता है बैरियर आइलैंड्स। ये कब आते हैं? फॉर्म्ड बाय वेव्स डिपॉजिटिंग सैंड ऑन शैलो ओशन। अगेन ये भाई हमारा ओशन है, यहाँ पर क्या करती है, वेव्स आती हैं और यहाँ पर बहुत सारा सैंड जो है वो इकट्ठा कर देती है। अब सैंड भाई यहाँ पर जमने लगता है और यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारे कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट आते हैं टेक्टोनिक आइलैंड्स। टेक्टोनिक आइलैंड्स हमारे टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। इसमें आ जाता है इंडोनेशिया और आ जाता है फिलीपींस और उसके साथ साथ में जापान। सबसे लास्ट में आते हैं लेक। देखो भाई लेक क्या होता है? लेक होती है एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जो कि एक बेसिन में लोकेटेड होती है, यानी एक सेंट्रल डिप्रेशन में लोकेटेड होती है, जिसके आसपास क्या होता है, आपका लैंड ही होता है, एक्सेप्ट फॉर अ रिवर। जो रिवर उस लेक से ऐसे कनेक्टेड रहती है, या तो इस लेक को नीचे से पानी मिलता है, अंडर वाटर पानी मिलता है, या फिर कोई रिवर इसमें पानी देती है, और कई बार रिवर जो होती है इससे निकली भी होती है, जैसे कि भाई हमारी गोमती रिवर, है ना। तो लेक्स यूनिक होते हैं लगून से, क्योंकि ये लैंड पर लोकेटेड होते हैं, ओशन का पार्ट नहीं होते हैं, एंड दे आर बिगर एंड डीपर देन पॉन्ड्स। पॉन्ड्स हमारे छोटे छोटे तालाब होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है वॉल्केनिक लेक्स। वॉल्केनिक लेक्स क्या होते हैं? वॉल्केनिक लेक्स आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, यानी कि पानी के बड़े बड़े पूल्स होते हैं, वॉल्केनिक क्रेटर, जिनको क्रेटर लेक्स कहा जाता है। भाई ये हमारा पहाड़ था, यहाँ वॉल्केनो था, भाई ये हमारा धसक गया, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर बन गया हमारा एक लेक जिसको कहा जाता है वॉल्केनिक।
मैसिव लावा इरप्शन जो होता है क्रैश प्रेशर की वजह से कोलैप्स कर जाता है मैग्मा का रिजर्वायर, इसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, ऐसा भाई हमारा लैंडफॉर्म बन जाता है जिसमें पानी जमा हो जाता है और हमारा लेक बन जाता है। एग्जाम्पल आता है लोनार लेक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद टार्न, अभी मैं बात कर रहा था ग्लेशियल लैंडफॉर्म बनता भाई हमारा टार्न, है ना। तो टार्न ग्लेशियल रीजन से रिलेटेड रहता है दैट हैव बीन ग्लेशियर्ड इन द पास्ट। यहाँ पर पहले बर्फ हुआ करती थी लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी है, जो कुछ डिप्रेशंस बचे हुए हैं इनके अंदर पानी बचा हुआ है, तो ये हमारे टार्न बन जाते हैं। फिर रिफ्ट वैली आ जाती है, ये उन एरियाज में होती है जहां पर रॉक्स यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जा रही हैं, ठीक है। एक ऐसी नैरो वेज टाइप की बीच में बन जाती है और यहाँ पर भाई आपका एक पतला सा लंबा सा लेक बन जाता है पानी भरने की वजह से। फिर आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन डेजर्ट एरियाज में अकर होता है, यानी कि किसी एरिया से ऐसे भाई हवा क्या करती है, सैंड को बहा के ले जाती है और जनरली यहाँ पे पानी वगैरह बारिश की वजह से या अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भर जाता है और हमारे बन जाते हैं डिफ्लेशन लेक। तो भाई यहाँ पे हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म है। अब आपके सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक बचता है ओशनोग्राफी, सॉरी ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी बोलते हैं शायद, मैं नाम भूल गया। ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी में से कुछ एक बोलते हैं। और दूसरा भाई हमारा टॉपिक बचा हुआ है क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया। दोनों में तकरीबन दो दो तीन तीन लेक्चर्स लगेंगे, यानी कि 5 या 6 लेक्चर्स आपके टोटल बचे हुए हैं, जिसके बाद में आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो हो जाएगा कंप्लीट। एमसीक्यूज की शीट्स तकरीबन 4 से 5 आप लोगों के पास हैं ही, उनको सॉल्व कीजिए, इस सीरीज को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि ये वीडियोस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लस चैनल का एंगेजमेंट भी बढ़ता है। चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा मतलब व्यूज ज़्यादा आएंगे, लाइक्स ज़्यादा आएंगे और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा कंटेंट ला पाऊंगा। अगर ये सब नहीं मिलता है तो अगेन वो मोटिवेशन मेरे अंदर नहीं आ सकता कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँ। देखो भाई जो बात सच है वो सच है, सीधी सी बात है ना। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आई रियली वांट कि ये चैनल जो है वो ग्रो करे और इस चैनल को ग्रो करने में आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो इसके लिए सीधी सी बात है, आपको इस चैनल को फैलाना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसका एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू ऑल।